स्वागत है आप सभी का आयुर्भाष का चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में 11 जून को आयुर्वेद कंपाउंडर की जो परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर जो है थोड़ा सा टिपिकली टफ भी था। और एक तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ आया था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन जो है कुछ अटेम्प्ट किए, कुछ छोड़ भी दिया। और ज़्यादातर स्टूडेंट का कहना ये है कि क्वेश्चन जो पढ़ाए गए थे उससे नहीं आए थे, अलग क्वेश्चन आए थे। लेकिन आप सभी को बता दें कि ज़्यादातर जो आयुर्वेद के क्वेश्चन हैं वो पढ़ाए हुए ही थे। और मैक्सिमम जो आपका सिलेबस है उससे क्वेश्चन थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हट के थे। लेकिन अगर गिने चुने सब्जेक्ट की बात करें, जैसे द्रव्यगुण और द्रव्य विज्ञान की अगर बात करें, प्रसूति की बात करें, स्त्री रोग की बात करें और रोग परिचय चिकित्सा की बात करें, तो इन सब सब्जेक्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है टच हुए हैं। तो जो 11 जून को परीक्षा हुई थी राजस्थान में आयुर्वेद कंपाउंडर की, इस क्लास में हम उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन आपके आए हुए थे भर्ती एग्ज़ाम की, जो क्वेश्चन थे वो किस तरह से क्वेश्चन थे और उनका आंसर किस तरह से होना चाहिए था। आप सभी ने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए ही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कंफ्यूज हैं, उन्हें नहीं पता है कि राइट आंसर क्या है। और जैसे कि आप सभी के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर थोड़ा सा हमें क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे दीजिए और ये बताइए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा क्या होगा, वो कंफ्यूज हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेद के जो भी पोर्शन हैं आपके 11 जून को जो आयुर्वेद कंपाउंडर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आयुर्वेद का जो पोर्शन है और उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो लगभग 90 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आयुर्वेद से हैं और उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को पता है, जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं और क्लासेस अटेम्प्ट करते हैं हमारे द्वारा, जो ऐप पे क्लासेस दी जा रही हैं, अलग अलग स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे राजस्थान के हो गए, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हो गए, तो जो भी स्टूडेंट हैं आयुर्वेद से आप अलग अलग कोर्सेज कर रहे हो और आपने अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए आयुर्भास्कर ऐप पे कोर्सेज भी परचेज किया हुआ है, तो आपके लिए ये क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको सीखने का एक तरह से समझ लीजिए कि मौका मिल रहा है कि अलग स्टेट में जो क्वेश्चन पेपर सेट हो रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं और किस तरह से भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, वो देखने का एक तरह से आपको चांस यहाँ पे मिल रहा है। तो आप भी जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं उसको सीरियसली समझ करके आप एक तरह से नोट्स बना सकते हैं उसको, और फिर अपनी भर्ती परीक्षा में उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन आप अगर देखेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में, सभी के जो सीरीज़ हैं क्वेश्चन पेपर जो हैं वो अलग अलग हैं। तो एक आप जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला होगा उसमें आप क्वेश्चन देख करके आंसर टिक कीजिएगा और ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने आंसर भी मेंशन किया हुआ है। तो आप मिलाते जाइए और आप ये देखते जाइएगा कि किस तरह से आपने आंसर दिया और यहाँ पे क्या चीज़ बताई जा रही है। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आयुर्वेद के जो भी क्वेश्चन के आंसर हैं आपने कितना सही किया और कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। और यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे और साथ में संदर्भ भी बताएंगे कि किस ग्रंथ से, किस संहिता में कहाँ पे ये चीज़ जो है मेंशन है, तो कोई भी उलझने की बात यहाँ पे नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रसव के पश्चात सूतिका को नाभि, मूत्राशय, सिर एवं कोष में उत्पन्न शूल को क्या कहते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन सीरीज, जो भी क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज होगी जो हमारे पास है उसके हिसाब से पहला क्वेश्चन जो है आयुर्वेद का यही है कि प्रसव के पश्चात सूतिका को नाभि, मूत्राशय, सिर एवं कोष में उत्पन्न शूल को क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं योनि भ्रंश। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसमें सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगर देखा जाए तो सुश्रुत संहिता के अनुसार कौन सा शस्त्र छेदन एवं लेखन कर्म में निर्दिष्ट है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा और वेतस्त्र पत्र आंसर जो है होगा। प्रश्न नंबर 3 अगर देखा जाए तो दाहिनी वेदना एवं सूजन में कमी होना, दर्द, शोथ, लालिमा का अभाव आदि
ग्रहण शोथ के किस अवस्था का लक्षण है? तो ये उत्तर जाएगा ऑप्शन डी पे। ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो उत्तर होगा पच्यमान अवस्था। प्रश्न संख्या 4 अगर देखा जाए तो क्षौद्र गुड़ एवं स्नेह के अग्निकर्म का उपयोग डैश में किया जाता है। तो इसे करते हैं मांसगत व्याधि में। ऑप्शन सी जो है सही जाएगा। आप मिलाते रहिएगा कि किस तरह से कौन से क्वेश्चन का आंसर जो है होगा। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से किस व्याधि में वेधन कर्म प्रयुक्त होता है? अब वेधन कर्म आपको बताया गया, क्लास में भी आप सभी ने देखा है कि वेधन कर्म क्या है, किस तरह से वेधन कर्म किया जाता है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर जाएगा सी, उपजिह्विक आंसर होगा, उपजिह्विक। तो आप मिलाते जाइएगा कि किस तरह से कौन से आंसर जो है आपने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वालस रूल ऑफ 9 का उपयोग किसका अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? तो ये अनुमान लगाने के लिए किया जाता है जलने की गहराई। तो ये क्वेश्चन जो है आयुर्वेद से नहीं है, लेकिन ये आपके क्वेश्चन पेपर में है, तो हमने यहाँ पे आपको आंसर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तर्पण के संपर्क योग के उपरांत किया जाने वाला क्रियाक्रम है, क्या है? इसमें ऑप्शन ए जो है सही जाएगा, अश्रु वो उत्पत्ति, जिसको अश्रुवोतन भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखा जाए, क्या है? किस नस्य में चूर्ण का प्रयोग किया जाता है? नस्य आपको बता दिया गया है, प्रतिमर्श नस्य भी बताया गया है, नस्य भी बताया गया है। तो उसके हिसाब से आंसर किस में जाएगा? प्रतिमर्श नस्य, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, सुश्रुत संहिता के अनुसार पित्त वृद्धि में रक्त मोक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, जलाइका यानी कि जलौका। जलौका जिसे जोंक भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जोंक। इसमें हमने आपको सविस और निर्विष जलौका के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है, अच्छी तरीके से आपको पता होगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, सुश्रुत संहिता के अनुसार गोछुर सिद्ध सर्पी का प्रयोग गर्भिणी परिचर्या के किस महीने में किया जाता है? तो किस महीने में करते हैं? ऑप्शन डी सही होगा, 5वां महीना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप मिलाते जाइएगा ताकि सारी चीजें जो है समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शिशु द्वारा दांतों से होठों को दबाना किस व्याधि का लक्षण है? तो इसे कहते हैं उपजिह्विक या उपजिह्वक भी कहा जाता है, उपजिह्वक। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखिए, किस व्याधि में बालक को मुखपाक, नासापाक एवं अच्छीपाक होता है? मुखपाक मतलब मुंह पकना, नासापाक नाक पकना कह सकते हैं, अच्छीपाक यानी कि आंखों का पक जाना या आंखों में अगर व्याधि होती है तो उसे अच्छीपाक कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं बाल रोग, ऑप्शन ए जो है सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्रण वस्तु के कितने प्रकार होते हैं? तो सुश्रुत संहिता में भी ये चीज बताई गई है, 11 प्रकार होते हैं, ऑप्शन ए जो है सही जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 14 देखिए, आचार्य सुश्रुत के अनुसार सद्धो वर्ण के भेद कितने हैं? सद्धो वर्ण या वर्ण भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में सद्धो वर्ण है तो हमने यहाँ पे सद्धो वर्ण ही लिखा है, ऑप्शन ए सही जाएगा, 8 होगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, प्रतिसारणी एवं पानीय किसके भेद हैं? तो ये किसके भेद हैं? लेप के। लेप में आपको बताया गया है पानीय भी है, प्रतिसारणी भी है, तो लेप के ये भेद हैं, तो ऑप्शन सी इसमें सही जाएगा। आगे अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखें तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार नाड़ी यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ये थोड़ा सा समझने वाला है, ये शल्य चिकित्सा का विषय है और उसमें भी बताया भी गया है। तो नाड़ी यंत्र कितने प्रकार के हैं? 20 प्रकार के हैं, ऑप्शन बी सही जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सविस जलीयका या जलौका भी कह सकते हैं, लीच जोंक को कह रहे हैं, जलौका नहीं है तो कृष्णा, कृष्णा या काली जोंक जिसे बोलते हैं, इसमें पूछ रहा है सविस यानी कि जिसमें विष हो। तो कृष्णा जो जोंक है, काली जोंक जो है वो सविस नहीं है, वो निर्विष होती है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किस ऋतु में दिवाशयन यानी कि दिन में सोना मना नहीं है? तो पहले से ही पता है, ऋतुचर्या में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, ऋतुचर्या में आपने सही से पढ़ा है कि ग्रीष्म ऋतु में दिवा स्वप्न यानी कि दिन में सोना मना नहीं है। तो ग्रीष्म ऋतु में शरीर में वात की वृद्धि होती है, इसलिए दिन में विश्राम या नींद लेने की अनुमति दी जाती है। यहाँ पे एक तरह से कारण भी हम बता रहे हैं कि वात की वृद्धि होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? शरीर में वात की वृद्धि होती है,
इसलिए दिन में सोना या नींद लेने की अनुमति दी जाती है। अगर वात की वृद्धि नहीं होती तो ग्रीष्म ऋतु में भी दिन में सोने की मनाही होती। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आचार्य चरक के अनुसार प्रायोगिक धूमपान के काल हैं। प्रायोगिक धूमपान के कितने काल हैं? ऑप्शन डी सही जाएगा, 8 काल होते हैं। और अगर देखें तो संदर्भित ग्रंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो चरक संहिता के अनुसार नियमित प्रयोग हेतु दिन में 8 बार धूमपान का निर्देश है। ये कहाँ पे मेंशन है? ये चरक संहिता में मेंशन है। आचार्य चरक ने प्रायोगिक धूमपान कितने प्रकार के बताए हैं? 8 काल बताए हैं प्रायोगिक धूमपान के। अगर अगला प्रश्न देखें 20 नंबर, क्या है? उंगलियों में कौन सा बंधन किया जाता है? अब बंधन जो आप अगर देखें आधुनिक चिकित्सा में क्या बताया जाता है? बैंडेज बताया जाता है। बैंडेजिंग आपने पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ पे आयुर्वेद में बंधन प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पे अंगुलियों में कौन सा बंधन प्रयोग किया जाता है? तो उसे कहते हैं स्थिरिक बंधन। ऑप्शन बी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 21 देखिए, का श्वास एवं हिक्का रोग में कौन सा औषध सेवन काल बताया गया है? तो ये है प्रागभक्त या प्रागभुक्त कहते हैं। भक्त यानी कि भोजन को भक्त कहा गया, तो प्रागभक्त या प्रागभुक्त कह सकते हैं। भोजन के पहले जो दवा ली जाती है उसे हम कहते हैं प्रागभक्त या प्रागभुक्त कह सकते हैं, कि भोजन के पहले उस औषधि को लिया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि काश, श्वास, हिक्का यानी कि खांसी और सांस यानी कि अस्थमा, हिक्का यानी कि हिचकी रोग में कौन सा औषध सेवन काल बताया गया है? तो बताया गया है प्रागभुक्त, यानी कि खाना खाने से पहले ही हमें औषध ग्रहण कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न अगर देखा जाए, प्रश्न संख्या 22, इसमें क्या कह रहा है? भानुपाक, अस्थालीपाक एवं पुटपाक किस भस्म के निर्माण में बताया गया? ये सारे जो पाक है ना, ये सभी क्या है? ये सभी पुट हैं। जब आयुर्वेद में रस शास्त्र के अंतर्गत आप देखेंगे कि धातु या उपधातु जो भी है उनकी अगर भस्म तैयार की जाती है तो उसके लिए क्या करते हैं? पुटपाक किया जाता है। तो यहाँ पे अभ्रक की भस्म तैयार करने के लिए भानुपाक, अस्थालीपाक और पुटपाक आदि से निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अफीम के शोधन में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग करने का विधान है? अफीम को क्या कह रहे हैं आयुर्वेद में? अहिफेन। क्या कहते हैं? अहिफेन। अफीम को अहिफेन भी कहा जाता है, पर्याय है। वैसे तो पर्याय पूछा नहीं गया है, लेकिन बता दे रहा आपको। अलग जो स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जैसे यूपी के हैं, अभी आयुर्वेद फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी कोर्ट में भर्ती चली गई है, बहुत सारी रीट हैं, उनकी सुनवाई चल रही है। जैसे ही वो क्लियर होगी तो फिर आपका भी सिलेबस जो है आउट हो जाएगा और उसके बाद से एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। तो आप भी क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उसको लिख करके आप अपने इस तरीके से तैयार कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अफीम के शोधन में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग करने का विधान? आप अगर क्वेश्चन पेपर देखें ना तो उसमें भृंगराज भी दिया हुआ है, भृंगराज। लेकिन भृंगराज का स्वरस जो है अहिफेन के शोधन के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता है। तो नींबू स्वरस या नींबू का जो रस है उसका प्रयोग किया जाता है अफीम के शोधन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य सुश्रुत के अनुसार अंश, गुद, मणि एवं निलंब प्रदेश में स्थित संधि, यहाँ पे निलंब नहीं नितंब होगा। ठीक है, नितंब, नितंब प्रदेश में स्थित संधि है। तो कौन सी संधि है? उलूखल संधि जिसको हम कह रहे हैं, और अंग्रेजी में हम इसको बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नाक, कंठ एवं वक्ष प्रदेश किस वात का स्थान माना गया है? तो उसे हम कहते हैं प्राणवात। प्राणवात जो कि वायु का ही एक रूप है, वात के कई सारे रूप हैं, आपको पता भी है। तो प्राणवायु का स्थान नाक, कंठ, हृदय आदि माना गया है। यह जीवन शक्ति प्रदान करता है। तो ऑप्शन इसमें आपका बी सही जाएगा, जो कि प्राण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, शरीर में त्वचा के प्राकृतिक वर्ण को बनाए रखना किस पित्त का कार्य है? तो पित्त में भी कई सारे पित्त आपको बताएंगे। तो आलोचक पित्त जो है वो क्या कार्य करता है? त्वचा के रंग को बनाए रखता है। वर्ण यानी कि त्वचा का रंग, त्वचा के रंग को बनाए रखने का काम जो है आलोचक पित्त का है। तो आलोचक पित्त का कार्य दृष्टि व वर्ण को बनाए रखना है। मतलब कि ये आंखों की रोशनी को भी बनाए रखता है और
त्वचा के रंग को भी बनाए रखने में सहायक है। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर में अपर ओजस की मात्रा है। अपर ओजस की मात्रा कितनी है? आधी अंजलि, अंजलि जिसको हम अंजुलि भी कह रहे हैं, तो आधी अंजलि मात्रा है किसकी? अपर ओजस की। अपरा ओजस की मात्रा आधा अंजलि होती है जो पूरे शरीर में व्याप्त है। मतलब कि अपरा ओजस जो है पूरे शरीर में व्याप्त होता है। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है ना कि अपरा ओजस कहाँ व्याप्त होता है, शरीर में कहाँ व्याप्त होता है? तो पूरे शरीर में व्याप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कॉलम, दो कॉलम दिए गए हैं। कॉलम एक है जिसमें धातु का कॉलम है और कॉलम दो है जो कि उपधातु का है। उसमें धातु से उपधातु को हमें क्या करना है? मिलाना है। तो यहाँ पे हमने बस क्वेश्चन के साथ आंसर भी मैच करके ही लिखा हुआ है। ये आप ये मत समझिएगा कि ये जो है क्वेश्चन है हमने आंसर ही मैच करके लिख दिया है। तो कॉलम ए में दिए गए धातु को कॉलम दो में दिए गए उपधातु से सुसंगत करना है। तो उत्तर क्या है? ए होगा। आपके क्वेश्चन पेपर में ए जो ऑप्शन है वही सही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रस, तो रस किससे मिलाएंगे आप? स्नायु से। रक्त किससे मिलेगा? रक्त मिलेगा कंडरा से। मांस किससे मिलेगा? मांस मिलेगा वसा से। और मेद किससे मिलेगा? मेद मिल जाएगा अस्तन्य से। ठीक है, अस्तन्य क्या होता है आप कमेंट में बताइएगा कि अस्तन्य किसे कहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लघुत्रयी में रखा गया? आसान प्रश्न है। लघुत्रयी और बृहत्त्रयी दोनों आपको बता दिया गया है। लघुत्रयी में कितने ग्रंथ है, बृहत्त्रयी में कितने ग्रंथ है? त्रयी यानी कि 3 ग्रंथ लघुत्रयी में भी है और बृहत्त्रयी यानी कि 3 ग्रंथ उसमें भी है। लेकिन लघुत्रयी यानी कि छोटे 3 ग्रंथ और बृहत्त्रयी यानी कि बड़े और विस्तृत जो ग्रंथ हैं वो 3 ग्रंथ बृहत्त्रयी में रखे गए। तो इसमें लघुत्रयी में ऑप्शन में आपका जो माधव निदान है वो लघुत्रयी में, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लघुत्रयी में रखा गया। तो हमने बस आपको समझने के लिए क्वेश्चन और आंसर बस यहाँ पे दिखाया हुआ है। आप अपने क्वेश्चन पेपर से जो ऑप्शन है वो देख लीजिएगा। आंसर जो है आपका बी होगा। ठीक है, माधव निदान। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुर्वेद के अष्टांगों में जो विष चिकित्सा से संबंधित अंग है, कई बार आपको बताया गया है। विष चिकित्सा को द्रष्टा चिकित्सा भी कहा जाता है, अगध तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, या एक तरह से हम विष चिकित्सा भी कहते हैं। तो पर्याय रूप ही पूछ दिया तो ऑप्शन डी सही जाएगा। आयुर्वेद के अष्टांगों में विष चिकित्सा से संबंधित अंग है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में अगध तंत्र दिया हुआ है, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको बस उसका पर्याय दे दिया गया, तो आप अगध तंत्र पे सही का निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन अगर देखिए, विडंग, चित्रक एवं मुस्ता को किसमें समाविष्ट किया गया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कारण ये है क्योंकि उसमें आपको त्रिमद भी ऑप्शन में दिखेगा, त्रिमद। तो अगर आप देखें तो विडंग, चित्रक, मुस्ता नहीं है त्रिमद में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ दिया है विडंग, चित्रक और मुस्ता। तो जिन्होंने त्रिमद लगाया होगा उनके हिसाब से अगर त्रिमद आपने लगाया होगा तो आपको भी नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि एक तरह से क्वेश्चन ही गलत पूछ दिया है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में त्रिसुगंध भी दे दिया है, तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों आंसर जो है सही होने चाहिए, लेकिन जो अस्पष्ट है वो त्रिसुगंध ही है। अब देखिए आपको बोर्ड क्या किस हिसाब से आपको नंबर देते हैं, किस ऑप्शन पे देते हैं, लेकिन हमने जो आपको यहाँ पे बताया वो त्रिसुगंध होगा। लेकिन जिन्होंने त्रिमद किया होगा उन्हें भी मार्क मिलना चाहिए। मेरा मानना यह है कि त्रिमद भी सही है। ठीक है, लेकिन आप देख लीजिएगा त्रिसुगंध इसमें आप रखेंगे, विडंग, चित्रक एवं मुस्ता किसमें समाविष्ट है, तो उसको हम त्रिसुगंध में मेंशन करेंगे। ऑप्शन डी सही होगा। और ग्रंथ भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि कई आयुर्वेदिक निघंटुओं, जैसे कि द्रव्यगुण के जो भी निघंटुकार हैं जिन्होंने मेडिसिन के बारे में बताया है, प्लांट के बारे में बताया है, तो उनके हिसाब से भी अगर देखें तो औषधि वर्गीकरण ग्रंथों में जैसे भेषज रत्नावली से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें दवाओं के बारे में सारी चीज़ें मेंशन हो। तो भेषज रत्नावली में भी ये चीज़ मेंशन है। विडंग, चित्रक और मुस्ता को किस में रखा गया है? त्रिसुगंध में रखा गया। तो एक तरह से अगर देखा जाए त्रिसुगंध जो है स्पष्ट है, लेकिन त्रिमद आ जाने के वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है। तो आप अगर त्रिमद अगर किए होंगे तो आपको एक तरह से बोनस मार्क मिल जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस रस में पृथ्वी को जल महाभूत की आधिक्य है? मतलब निम्नलिखित में से किस रस में पृथ्वी और जल महाभूत का आधिक्य है? मतलब जो भी 6 रस आपको बताए गए हैं उसमें किसी न किसी में अग्नि और वायु का
जो आधिक्य है, किसी में जल और अग्नि का है, किसी में आकाश और वायु का आधिक्य है। तो उसी तरह से ऑप्शन में आपका मधुर दिया हुआ है, मधुर रस यानी कि मीठा, जिसमें पृथ्वी और जल महाभूत का आधिक्य आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तंभन किस रस का कर्म है, मतलब कि कौन सा रस जो है स्तंभन का कार्य करता है, तो वो रस है कषाय। ऑप्शन ए सही होगा आपका। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 देखिए, विशिष्ट गुणों में कौन सा गुण शरीर में श्लेषण कर्म करता है, तो वो कौन सा गुण है, पिच्छिल। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कौन सा द्रव्य जठराग्नि द्वारा पाचन होने से पहले ही शरीर में व्याप्त होकर संधि बंधन को सिद्ध करता है। व्यावायी द्रव्य या व्यावयी द्रव्य भी कह सकते हैं। ठीक है, और अगर इसका संदर्भित ग्रंथ देखें तो चरक संहिता के सूत्र स्थान 1/64 में लिखा हुआ है, व्यावायी नाम तत्यत जठ पाकांतरम सर्वेषु धातुषु व्याप्य संधानम कुर्यात्। यानी कि क्या हुआ, व्यावायी वह द्रव्य है जो जठर पाक के पहले ही शरीर के धातुओं में व्याप्त होकर संधि बंधन करता है। तो इससे स्पष्ट जो है आपको संदर्भ नहीं दिया जा सकता है। अगर आपने व्यावायी द्रव्य सही किया होगा, उस पर टिक लगाया होगा, तो इस पर आपको निश्चित है मार्क मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आचार्य चरक के अनुसार त्वक को अगर हम कहें पौधे के हिसाब से अगर देखें या वृक्ष के हिसाब से देखें तो त्वक यानी कि छाल हो जाएगा, और सामान्य भाषा में त्वक को हम त्वचा भी कह सकते हैं। तो वृक्ष की त्वचा या पौधे की त्वचा आप समझिए, का संग्रहण काल यानी कि संचयन काल कौन सा है, तो उत्तर आपका होगा बी, ग्रीष्म ऋतु में जो भी वृक्ष हैं उनकी छाल को हमें संग्रहित करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कौन कह रहे हैं, आचार्य चरक कह रहे हैं। सभी आचार्यों का ये मत नहीं हो सकता है, लेकिन चरकानुसार अगर देखा जाए तो ग्रीष्म ऋतु में पौधों की छाल को कलेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पे अगर संदर्भित ग्रंथ के हिसाब से देखा जाए तो चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 6 में ऋतुचर्या अध्याय के अनुसार कहा भी गया है, ग्रीष्म त्वचा संचय, अर्थात त्वचा का संचयन ग्रीष्म ऋतु में होता है। अब राजस्थान में तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे पेपर हुए हैं, बोर्ड के द्वारा बहुत सारे पेपर ऐसे सेट किए गए कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं कि स्टूडेंट्स अगर सही पे आंसर टिक करें तो उनको मार्क सही तरीके से नहीं मिलता। बोर्ड जिस तरह से सेट करता है उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से मार्क सेट कर लेते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे जो हैं भर्ती इसके हिसाब से भी कोर्ट में चली जाती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि रीड डाल देते हैं कि नहीं इसमें क्वेश्चन ये गलत था वो गलत था, तो वो प्रमाण मांगते हैं। तो इसलिए हम प्रमाण स्वरूप जो है आपको एक एक संहिता और उसके अध्याय और स्थान को भी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन डाउटफुल हो जाता है या बोर्ड जो है ये मानता नहीं है कि नहीं ये आंसर नहीं सही होगा, तो आप उस चीज़ को यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो चीज़ है कहाँ पे मेंशन है, क्योंकि संहिता से ही सारी चीज़ें और जो ग्रंथ हैं उन्हीं से सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जब आप इस चीज़ को बताओगे ना कि चरक संहिता के सूत्र स्थान अध्याय 6 में ऋतुचर्याध्याय के अनुसार ये चीज़ मेंशन है, ग्रीष्म त्वचा संचय, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में वृक्ष की त्वचा का संचय करना चाहिए, तो वो डाउटफुल नहीं होगा, वो क्लियर होगा और क्लियर कट आपको मार्क उस पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिमांस, अर्बुद, मांस कीलक, अलजी आदि उत्पन्न होना किसका लक्षण है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्लासेस दी जाती हैं तो लोग कहते हैं कि सर बहुत डिटेल में आप बता रहे हैं, बहुत डिटेल में बता रहे हैं, नहीं हमें शॉर्ट में चाहिए, बस ऑप्शनल क्वेश्चन चाहिए, तो बस मॉक क्वेश्चन करा दीजिए और कहते हैं कि सर 3000-4000 मॉक क्वेश्चन करा दीजिए और हमारा तैयार हो जाएगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ही है ये क्वेश्चन। जब आया होगा ना एग्जाम में तो आपको हवा नहीं लगा होगा कि क्या है, क्योंकि पूरी तरह से जब संस्कृत के वर्ड दिखते हैं एग्जाम में तो दिमाग जो है घूम जाता है, आप समझ ही नहीं पाते हो कि क्या है। तो इसलिए कहते हैं कि जब डिटेल में क्लासेस आपको दी जाती है तो कारण है उसके पीछे। अब ऐसे नहीं है कि उसी तरह से आपको पढ़ा दिया जाए, बस मॉक क्वेश्चन देना हो तो 10-10 हज़ार क्वेश्चन आपको दे दिए जाए और आप एग्जाम क्लियर करके चले आओगे, ऐसा इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे जो चीज़ें आपको क्लास में बताई जाती है उस पर ध्यान देना चाहिए आपको। ठीक है, तो जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने आंसर दिया होगा। अधिमांस, अर्बुद, मांस कीलक, अलजी आदि उत्पन्न होना किसका लक्षण है,
तो वो किसका लक्षण है? मांस धातु वृद्धि का। ऑप्शन डी सही होगा। और ये चीज मेंशन है कहाँ पे? अष्टांग हृदय में भी और चरक संहिता में वर्णन मिलता है कि मांस धातु की वृद्धि अर्बुद, अधिमांस आदि विकारों को जन्म देती है। कहने का मतलब ये है कि जब मांस धातु की वृद्धि होती है तो अधिमांस, अर्बुद, मांसकीलक और अलजी आदि जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। अर्बुद आपको बताया भी गया है। अर्बुद किसे कहते हैं? ट्यूमर को कहते हैं। किसे कहते हैं? ट्यूमर को कहते हैं, या गांठ को कह रहे हैं। ठीक है, गांठ को कह रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब मांस धातु की वृद्धि होगी तभी ये सारी चीजें जो है पनपती हैं, होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो हेतु दुर्बल होने से व्याधि उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते उनको क्या कहते हैं? हेतु यानी कि कारण। हेतु यानी कि कारण। रोग के कारण को हम क्या कह रहे हैं? हेतु कह रहे हैं। तो जो हेतु दुर्बल होने से व्याधि उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं, मतलब कि ऐसे कारण जो शरीर के कमजोर होने से व्याधि उत्पन्न नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में आप देखिएगा बी ऑप्शन दिया है, व्यभिचारी हेतु। कौन सा हेतु कहा जा रहा है? व्यभिचारी हेतु। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुर्वेद में तैल बिंदु परीक्षा किसकी जांच के लिए किया जाता है या निर्धारित की गई है? तो बहुत ही आसान है, आपने पढ़ा होगा, जिसमें त्रिविध परीक्षा पढ़ा है आपने, 10विध परीक्षा पढ़ा है, अष्टविध परीक्षा पढ़ा है। तो भौतिक परीक्षण आयुर्वेद में किए जाते थे पहले, अब तो डायग्नोसिस होने लगा है, लेबोरेटरी आ गई है, अलग अलग तरह के लैब टेस्ट होने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी प्राचीन हैं तो नहीं किए जाते, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे वैद्य हैं जो कि भौतिक परीक्षण के लिए तैल बिंदु का प्रयोग करते हैं। और तैल बिंदु किस लिए किया जाता है? मूत्र परीक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, और तैल बिंदु का मतलब क्या है? तेल की बूंद। तैल बिंदु यानी कि तेल की बूंद का जो है मूत्र के साथ मिक्स करके उसका परीक्षण किया जाता है। उसके लिए भी आपको डिटेल में वो चीजें बताई गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पांडु रोगी द्वारा अत्यधिक पित्तवर्धक पदार्थों का सेवन करने से कौन सा नया रोग उत्पन्न होता है? पांडु रोगी कौन है? जिनके शरीर में खून की कमी, यानी कि एनीमिया जिन्हें हुआ है, एनीमिया जिनको हुआ है उन्हें हम पांडु रोगी कह सकते हैं। यानी कि खून की कमी वाला रोगी जो है आयुर्वेद में पांडु रोगी कहा जाता है। ठीक है, तो पांडु रोगी का अत्यधिक पित्तवर्धक पदार्थों का सेवन करने से कौन सा नया रोग उत्पन्न होता है? तो हो जाता है कामला। ऑप्शन डी सही होगा। कामला यानी कि पीलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आस्या सुख, स्वप्न सुख, दधि सेवन, नवान्न पान किस रोग का निदान है? ये भी आसान है, अगर पढ़े होंगे तो सही तरीके से आपको समझ में आया भी होगा। आस्या सुख, स्वप्न सुख, दधि सेवन, नवान्न पान किस रोग का निदान है? आस्या सुख यानी कि मौखिक सुख। आस्या सुख यानी कि मौखिक सुख, खाने में आरामदायक। स्वप्न सुख यानी कि सोने के लिए जो है आरामदायक। दधि सेवन मतलब कि दही का सेवन। नवान्न पान, नए अनाज किस रोग का निदान है? तो ये है प्रमेह। आयुर्वेद में 20 प्रकार के प्रमेह बताए गए, यानी कि आधुनिक में जिसे मधुमेह जिस रोग को कहा गया है, आयुर्वेद में उसे प्रमेह बताया गया और उसके 20 प्रकार बताए गए। तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, शास्त्रीय प्रमाण देख लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, काम आएगा। चरक संहिता कौन सा स्थान है? चिकित्सा स्थान 6/4 से लेकर के 5 में ये चीज जो है साफ साफ मेंशन है। आस्या सुखम, स्वप्न सुखम च विदंतेत विंदेत, दधि क्षीर नवनीत पानम इच्छति च नित्यम। ठीक है, तो इस चीज को आप अगर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी, आपके पास प्रमाण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? आयुर्वेद के अनुसार गर्भाशय योनि के किस आवर्त में स्थित है? तो गर्भाशय यानी कि यूट्रस कहाँ पे स्थित है? योनि के द्वितीय आवर्त में स्थित है। शास्त्रीय संदर्भ अगर देखें तो ये चीज काश्यप संहिता में भी मेंशन है, अष्टांग संग्रह में भी मेंशन है। क्या कहा गया है? द्वितीय आवर्ते गर्भाशयम प्रतिष्ठितम। ठीक है, यानी कि दूसरे आवर्त में गर्भाशय प्रतिष्ठित है, यानी कि स्थापित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कॉलम 1 में दिए गए द्रव्यों को कॉलम 2 में दिए गए उनके लैटिन नाम से सुसंगित करना है। जैसे कि अभी आपको बता रहे थे कि द्रव्य गुण का जो विषय है और द्रव्य विज्ञान का जो विषय है उसमें लैटिन नाम आपको बताया गया है, पर्यायवाची भी बताया गया है, प्लांट के जो हैबिटाट हैं कहाँ पे वो पाए जाते हैं, किस तरह से
उनका यूज़ होता है, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो लैटिन नाम अगर आपने याद किया होगा तो ये आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे हम उत्तर ही मेंशन किया, मंजिष्ठा का नाम जो है रूबिया कोर्डिफोलिया है, और कर्कट श्रृंगी का नाम जो है पिस्टासिया इंटरग्रीमा है, और कुष्ठ को कंकुष्ठ भी कहा जाता है तो सोर्सरिया लैप्पा, और गुड़ची का आपको अच्छे से पता है टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही जाएगा। आप देख लीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा। लैटिन नाम आपको लिखवाया भी गया है, याद भी कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पौधे को मालाबार नट के नाम से जाना जाता है? आसान प्रश्न है। मालाबार नट किसे कहा जाता है? तो वासा। वासा का दूसरा नाम क्या है? अड़ुसा। क्या नाम है? अड़ुसा। वासा कहिए या अड़ुसा कहिए, सेम है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, धातु एवं खनिज द्रव्यों को रक्त तप्त करके किसी द्रव में बुझाने की प्रक्रिया है, तो ऑप्शन सी सही होगा, निर्वाप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, अभ्रक भस्म का वर्ण है, सभी को पता है श्वेत वर्ण, मतलब कि अभ्रक की जो भस्म होती है वह किस रंग की होती है? सफेद रंग की होती है। ठीक है। आचार्य सारंगधर के अनुसार पेय निर्माण में उपयुक्त तंडुल जल का अनुपात है। तंडुल यानी कि चावल का, चावल कह सकते हैं, तंडुल चावल को ही कहते हैं, और पानी। तो मतलब अगर पेय निर्माण किया जाता है या पेय निर्माण किया जाता है तो उसमें चावल और पानी का अनुपात कितना होता है? किसके अनुसार? आचार्य सारंगधर के अनुसार। तो ऑप्शन डी सही जाएगा। 1:14 का रेशियो जो है, अनुपात यही है, 1:14 का। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वरस कल्पना में, कल्पन है या स्वरस कल्पना आप कह सकते हैं, स्वरस कल्पन में प्रयुक्त प्रक्षेप की मात्रा है, कितनी मात्रा है? 1 कोल। ऑप्शन सी आपका सही होगा। आगे देखिए, सारंगधर संहिता के अनुसार शीतोपलादी चूर्ण का अनुपान है, आपके क्वेश्चन पेपर में अनुपात दिया हुआ है, अनुपात, जो कि गलत है। अनुपान यहाँ पे होगा। कारण ये है क्योंकि किसके साथ हमें जो है शीतोपलादी चूर्ण लेना चाहिए। अब जिस औषधि को जिस भी द्रव्य के साथ लिया जा रहा है या द्रव के साथ लिया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? अनुपान द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पे अनुपान होगा। अनुपात अगर होता तो दूसरे तरीके से हम प्रयोग में लेते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, शर्करा और घृत। यहाँ पे हम बार बार कहते हैं, जब आयुर्वेद में शर्करा कहें तो आप गुड़ को ही समझिएगा, और घृत घी, तो गुड़ और घी को यहाँ पे अनुपान के स्वरूप में शीतोपलादी चूर्ण के साथ रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य सारंगधर के अनुसार नस्य में उपयुक्त स्नेह पाक कौन सा है? तो यहाँ पे नस्य में प्रयुक्त स्नेह पाक है विचक्षण कह सकते हैं। संदर्भ सूत्र देखिए, नस्य विचक्षण स्नेह कार्य, सारंगधर संहिता के मध्यम खंड में ये चीज जो है मेंशन है। आप ये संदर्भ सूत्र याद रखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको दिमाग में रखना ना पड़े कि ये चीज़ जो है यहाँ पे संदर्भित है, क्योंकि बाद में डाउटफुल होता है तो फिर आप ये संदर्भ खोजने लगते हो कि कहाँ पे दिया है, किस संहिता में दिया है, किस अध्याय में दिया है, किस खंड में दिया है। तो साफ साफ यहाँ पे लिखा है ना, सारंगधर संहिता कहाँ पे है? मध्यम खंड में। क्या है? नस्य विचक्षण स्नेहम कार्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र के हित के लिए कौन से अंजन का नित्य प्रयोग करने को कहा गया है? कौन सा काजल प्रतिदिन प्रयोग में कहा गया है? तो वो है सौविरांजन। कौन सा अंजन है? सौविरांजन। ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन, आचार्य चरक के अनुसार शरद ऋतु में कौन सा वर्जित नहीं है? आप अगर आप देखें क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे 5 ऑप्शन आप, और दृष्टि प्राप्त ज्ञान यानी कि पर्यवेक्षणीय ज्ञान क्या है? अवलोकन द्वारा प्राप्त ज्ञान जो रोगों के लक्षणों और भिन्नताओं से समझा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शुद्ध शुक्र का लक्षण नहीं है। यह भी क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाने वाला है। शुद्ध शुक्र का लक्षण नहीं है, जो स्पर्म है अगर प्योर है तो उसका लक्षण कौन सा नहीं है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि जो शुद्ध शुक्र है उसका लक्षण क्या है, पूछा जा रहा है कौन सा लक्षण नहीं है। तो आचार्यों ने जो विशुद्ध यानी कि शुद्ध शुक्र जो है उसके 5 लक्षण बताए। कौन कौन से? सलक्षण, द्रव, मधुर, शुक्ल, शुक्लवर्ण और गंधहीन या मृदुगंध। तो पांचों में आप अगर देखें तो ये लक्षण इसमें से नहीं है। तो स्निग्ध, तो शुक्र
शुद्ध शुक्र का लक्षण नहीं है, तो स्निग्ध नहीं है। ये सभी जो है लक्षण है, अगर इसमें से अलग दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में स्निग्ध दिया हुआ है, तो आप उसी पे टिक करेंगे। तो जिन्होंने टिक किया होगा उसका उन्हें मार्क मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मूढ़ गर्भ का एक प्रकार नहीं है। मूढ़ गर्भ को फाल्स प्रेगनेंसी भी कहा गया है, मतलब कि जो गर्भिणी है वो प्रेग्नेंट रहती है, उसे ऐसा फील होता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सारे लक्षण उसको प्रेग्नेंट लेडी जैसे ही फील होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस तरह की स्थिति को मूढ़ गर्भ या मूढ़ गर्भ कहा गया है। तो ये चीज आपको पढ़ाया भी गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से मूढ़ गर्भ का एक प्रकार नहीं है, तो न्यून कोई प्रकार नहीं होता है, न्यून कोई प्रकार नहीं है, लेकिन ऑप्शन में आपका न्यून दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही होगा। जैसे अगर आप देखें तो मूढ़ गर्भ के प्रमुख प्रकार हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो कील, प्रतिखूर, बीजक और वात पित्त कफज मूढ़ गर्भ, इतने हैं, 4 ही हैं। और आपके ऑप्शन में एक न्यून अलग से दिया हुआ है, तो आप न्यून पे अगर सही किए होंगे तो मार्क मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य बागभट्ट के अनुसार योनि व्यापद की संख्या है। योनि व्यापद की संख्या कितनी है? 20 है। ऑप्शन सी सही होगा। संदर्भ श्लोक आप देख सकते हैं, अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र में अध्याय 38 में ये चीज मेंशन है। क्या है? योनि व्यापद द्विविंशति मर्मता वातादि दोष समुद्भवा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? योनि व्यापद द्विविंशति यानी कि 20 जो है वातादि दोष समुद्भवा, यानी कि ये सभी जो दोष हैं वात आदि दोषों से जो है उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए आचार्य बागभट्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो योनि व्यापद की संख्या कितनी बताई गई है? 20। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। अगर ऑप्शन सी आपने सही किया है तो आंसर के हिसाब से आपको मार्क मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस योनि व्यापद में योनि मार्ग में मांसांकुरों की उत्पत्ति हो जाती है? अब देखिए, योनि व्यापद बहुत सारे हैं, अभी आगे आपको बताया गया था। तो योनि व्यापद में कौन कौन से योनि व्यापद हैं? यहाँ पे एक योनि व्यापद में पूछा जा रहा है कि योनि मार्ग में मांसांकुरों की उत्पत्ति हो जाती है, तो वो योनि व्यापद है सूचीमुखी। सूचीमुखी यानी कि योनि का मुख जो है बहुत ही संकरा होता है, पतला होता है, तो उसमें मांसांकुर जो है उत्पन्न हो जाते हैं। इसका प्रमाण जो है अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र अध्याय 38 में, अध्याय कौन सा है? योनि व्यापद अध्याय में साफ साफ मेंशन है। श्लोक है, सूचीमुखी नाम योनो मांसांकुराणाम संभवो दृश्यते। ठीक है, तो ये चीज आप मेंशन कीजिएगा याद रखने के लिए। अब जिनके एग्जाम होने वाले हैं, जैसे यूपी में हो गया या हरियाणा में हो गया, एग्जाम आपके आने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपको क्या बताया जाता है कि अदर सब्जेक्ट जो हैं आपके, अगर रीजनिंग हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, ये सारे जो है अलग होते हैं। लेकिन आयुर्वेद ऑल इंडिया में जो है आप कहीं भी आप पढ़ रहे होगे, किसी भी स्टेट में पढ़ रहे होगे, पोर्शन एक ही है, क्वेश्चन बदलते नहीं हैं। तो बार बार कहते हैं कि किसी भी स्टेट में अगर एग्जाम हो रहा है तो आपको ध्यान में यही रख के देखना है कि नहीं, वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य चरकानुसार कोष्ठांगों की संख्या है कितनी है? 18। ऑप्शन डी सही जाएगा। आचार्य चरक ने चरक संहिता के शरीर स्थान अध्याय 7 में कोष्ठांगों की संख्या 18 बताई है। देखिए, प्रमाणित या संदर्भित जो स्थान है आप याद रखिए, चरक संहिता शारीर स्थान अध्याय 7 में कोष्ठांगों के बारे में आचार्य चरक ने साफ साफ चीजें जो हैं मेंशन की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तेल पान का अनुपान क्या है? तेल पान का अनुपान है यूस। यूस यानी कि दाल का जो पानी है उसे यूस कहते हैं। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान 13/13 पे ये मेंशन है, देख सकते हैं। स्नेह पानांतरम यूषम पातव्यम, यानी कि तेल पान के बाद यूस का सेवन करना चाहिए। अब तेल पान क्या है? मतलब कि स्नेह द्रव्य को अगर रोगी को पिला दिया जाता है तो उसके बाद दाल का पानी भी दे सकते हैं। तो ये कहाँ पे मेंशन है? चरक संहिता के चिकित्सा स्थान 13/13 में। अगला क्वेश्चन, सप्तको द्रव्य संग्रह किस व्याधि से संबंधित है? तो ये व्याधि है कुष्ठ रोग। कौन सा? कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनल्पमूलम चीरवृद्ध पाकम निम्नलिखित में से किस व्याधि का सामान्य लक्षण है? तो वो लक्षण है विसर्प का। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 64 देखिए,
सुश्रुत संहिता के अनुसार संधि शून्यता किस धातु क्षय का लक्षण है? संधि शून्यता, संधि यानी कि ज्वाइंट, जोड़, तो जोड़ों में शून्यता उत्पन्न होना, मतलब कि पता ही नहीं चल रहा है कि ज्वाइंट्स हैं वहाँ पे, उस तरह का कुछ ज्वाइंट्स काम नहीं कर रहे हैं, जोड़ जो हैं अकड़ गए हैं या जकड़ गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो उसे संधि शून्यता कहा गया है। तो आंसर होगा अस्थि क्षय। ठीक है, अगर देखें तो श्लोक है शून्यता संधिसु अस्थि क्षय, जब अस्थि धातु का ह्रास होता है तो उसके परिणाम स्वरूप संधियों में अस्थैर्य नहीं रहता, मतलब अस्थायित्व नहीं रहता, वे शिथिल और शून्य यानी कि सूजन युक्त या निर्बल हो जाते हैं, मतलब कि जो ज्वाइंट्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सुश्रुत संहिता के अनुसार नेत्र गौरव लक्षण है। नेत्र गौरव, जब गौरव शब्द आए तो गौरव का मतलब होता है भारीपन। क्या होता है? भारीपन। आयुर्वेद में गौरव का मतलब क्या होता है? भारीपन। तो नेत्र गौरव मतलब आंखों का भारीपन या आंखों का भारी हो जाना। उत्तर क्या होगा? कफ वृद्धि का। ऑप्शन बी सही होगा। तो सुश्रुत संहिता के अनुसार नेत्र गौरव लक्षण है किसका? कफ वृद्धि का, मतलब कि जब कफ की वृद्धि हो जाती है तो आंख भारी हो जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुश्रुत संहिता के अनुसार शिथिल बंध का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शिथिल बंध का प्रयोग करते हैं नेत्र बंधन के लिए। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, योग सूत्र के अनुसार स्थिर सुखम, ये देखिए ये आपका योग से ये क्वेश्चन है। आप कहोगे सर ये योग तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो योग आपका स्वस्थ वृत्त में है। स्वस्थ वृत्त में योग आपको पढ़ना है, योग है। योग का विषय भी अलग से कई जगह पे मेंशन किया गया है, लेकिन योग से बस एक ही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में है। योग सूत्र के अनुसार स्थिर सुखम क्या है? स्थिर सुखम एक तरह का आसन है। ऑप्शन बी सही होगा। स्पष्टीकरण के लिए अगर देखें तो पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया है, पतंजलि जो योग सूत्र है जिसमें अलग अलग योगासनों के बारे में बताया गया, उसमें कहा गया है स्थिर सुखमासनम। इसका अर्थ है जो स्थिति आसन स्थिर और सुखदायक हो वही सही आसन है। यह योग का तीसरा अंग है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ऋतु में खान पान की चीजों में मधु मिलाकर प्रयोग करने के लिए बताया गया है? तो वो है वर्षा ऋतु में। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अभी जो भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको बताया जा रहा है, संदर्भित क्षेत्र बताया जा रहा है, तो आप मेंशन कीजिए, उसको अपने नोटबुक में लिखिए अच्छे तरीके से, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब इसके बाद से जैसे ही आपको ये वीडियो आप सभी को मिल जाएगी तो आप फिर कमेंट करोगे कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, कितने मार्क आ जाएंगे तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे। ये अलग का विषय है। ठीक है, आपने अगर पेपर अच्छा किया होगा, आपने आयुर्वेद के पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन अगर टच किए होंगे और सही क्वेश्चन किए होंगे तो फिर आपको तो सेलेक्ट होना है। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आपने क्या किया होगा, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा और बहुत सारे गलत क्वेश्चन अगर आपने टच कर दिए होंगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए बार बार कहते हैं कि जब नहीं आ रहा है तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन टच करने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हनुअस्थि के संधि विश्लेष्य होने पर कौन सा बंध प्रयोग किया जाए? हनुअस्थि यानी कि जो जबड़ा होता है उसकी अस्थि जो है विस्थापित हो जाए तो उसके लिए कौन सा संधि जो है लगाया जाता है? तो गोपुच्छ बंध जो है प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य सुश्रुत अनुसार यंत्र के कितने भेद हैं? तो यंत्र के 11 भेद हैं। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 71 है, आचार्य चरक के अनुसार उत्तमांग किसे कहा गया है? उत्तमांग कहा गया है हृदय को। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 72 देखिए, रक्त का नस्य किस शिरोरोग में प्रयोग बताया गया है? तो रक्त का नस्य किस शिरोरोग में प्रयोग बताया गया है? यानी कि रक्त को नाक में प्रवेश कराना, ये किस शिरोरोग में बताया गया है? तो ये बताया गया है क्रिमिज शिरोरोग में। ये ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्नायु छेदन हेतु शस्त्र की कौन सी पायना यानी कि द्रव्य श्रेष्ठ है? तो वो द्रव्य है
तेल या तैल भी मेंशन होता है, तैल भी कई जगह लिखा होता है। तो देखिए सुश्रुत संहिता एवं आयुर्वेदीय शल्य विज्ञान में यह वर्णन मिलता है कि क्या वर्णन है, स्नायवादिषु शस्त्रम स्नेहपायम प्रशस्तम। क्या है, स्नायु इत्यादि के शस्त्र कर्म में स्नेह युक्त शस्त्र को श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तेल जो है ऑप्शन बी सही होगा। स्नेह जब भी कहा जाए तो आप तेल को ही समझिएगा, तैल को, जिसमें स्नेह जहां भी आए तो आप समझिएगा कि तेल की ही बात की जा रही है, जिसमें स्निग्धता हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे सही मिलान करके ही आपको बताए हुए हैं, जैसे कफ, विरेचन, वायु, वमन, पित्त, बस्ती। तो यहाँ पे अगर मिलान अगर देखेंगे तो कफ को वमन के साथ मिलाया गया है, वायु को बस्ती के साथ मिलाया गया है और पित्त को विरेचन के साथ मिलाया गया है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी जो है सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से कौन सा गुण परिचारक का नहीं है। परिचारक यानी कि वैद्य का सहयोगी, यानी कि कंपाउंडर, यानी कि जो परीक्षा देने के लिए आप गए थे आयुर्वेद कंपाउंडर की। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने की बात है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टाफ नर्स जिन्हें उपचारिका भी कहा जा रहा है, उपचारिका। ठीक है, तो अब सोचने लगेंगे सर परिचारक परिचारिका हम लोग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो जो परिचारक या परिचारिका कहा जा रहा है या कंपाउंडर कह रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि जो स्टाफ नर्स हैं उनका काम जो है कंपाउंडर भी कर रहे हैं। तो एक तरह का ओहदा है, पोस्ट एक ही तरह की है। ठीक है, बस नाम अलग अलग है, आ रहा समझ में। अब जो मेल हैं वो भी स्टाफ नर्स ही कहलाएंगे, अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर लिए हैं तो वो भी स्टाफ नर्स ही कहलाएंगे, उन्हें कंपाउंडर थोड़े ना करेंगे, कंपाउंडर नहीं कहेंगे। कंपाउंडर का अगर आपने कोर्स किया हुआ है, पढ़ाई की है, तभी आपको कंपाउंडर कहा जाएगा ना। तो आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से कौन सा गुण परिचारक का नहीं है, मतलब कि कंपाउंडर का गुण कौन सा नहीं है। तो अनुराग, ऑप्शन डी सही होगा। अनुराग का गुण जो है परिचारक में नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची पर्यवदातत्वम किसका गुण माना गया है। ये गुण है रोगी का। ठीक है, स्पष्टीकरण देख लेते हैं। चरक संहिता में बताया गया है कि योग्य उपचार के लिए रोगी में निम्न गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए। श्रुते, श्रुते, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में श्रुते दिया हुआ है, श्रुते, सूची नहीं दिया है, श्रुते दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे श्रुते मेंशन है। श्रुते यानी कि सुनी हुई बात को ग्रहण करने वाला, ध्यान से सुनने वाला, मतलब कि जो रोगी है ना वो ध्यान से सुनने वाला होना चाहिए। और पर्यवदात्वत्वम यानी कि आज्ञाकारी निर्देशों का पालन करने वाला होना चाहिए। औषधि के सेवन में रुचि रखने वाला होना चाहिए। नियमित दिनचर्या को अपनाने वाला होना चाहिए। और चरक के वचन अगर देखें तो श्लोक में साफ साफ लिखा हुआ है, श्रुते पर्यवदात्वम औषधेषु च रुचि भरवेत, यानी कि अर्थात रोगी को श्रवणशील, आज्ञा पालनशील और औषधियों में रुचि रखने वाला होना चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या आंसर जाएगा, रोगी होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आगे देखें, किस ऋतु में आचार्य चरक ने निवात एवं उष्ण गृह में निवास करना बताया है। आपके क्वेश्चन पेपर में ग्रह दिया हुआ है, ठीक है, जो कि गलत है। ऑप्शन क्या होगा, शिशिर ऋतु में आचार्य चरक ने कहा है कि निवात और उष्ण गृह में निवास करना चाहिए। उष्ण गृह में यानी कि कब हमें गर्म घर में निवास करना चाहिए या जहाँ पे हवा ना घुस पाए, वैसे घरों में, वैसे कमरों में निवास करना चाहिए। किस ऋतु में, शिशिर यानी कि जो सर्दी की ऋतु है उसमें। चरक संहिता के अनुसार लिखा भी है यहाँ पे, शिशिर ऋतु यानी कि जनवरी से फरवरी में वातावरण ठंडा व वातवर्धक होता है, इसलिए इस ऋतु में उष्ण गर्म एवं निवात वात रहित हम बता चुके हैं आपको, जहाँ पे वायु प्रवेश नहीं कर रही है, हवा ज़्यादा न हो, स्थान में रहना बताया गया, ताकि शरीर में वात का प्रकोप न हो। अगर हम वायु रहित जगह पे रहते हैं, गर्म जगह पे रहते हैं, तो हमें वात जो है प्रकोपित नहीं होगी, हमारी वात, हमारे शरीर में जो वात है वो प्रकोपित नहीं होगा, वात रोग हमें नहीं होगा। इसीलिए आचार्य चरक ने कह दिया है कि निवात एवं उष्ण गृह में निवास करना चाहिए। किस ऋतु में, शिशिर ऋतु में।
ठीक है, जो कि जनवरी से फरवरी का महीना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ऋतु में आचार्य चरक ने उद्मंथ का सेवन वर्जित बताया है? उद्मंथ, ठीक है, ये शरद ऋतु में इसका उपयोग जो है वर्जित किया है। चरक संहिता के सूत्र स्थान में आचार्य चरक ने स्पष्ट निर्देश दिया है, क्या? सर्दी नाश्रिन यादुद्मंथम, यानी कि शरद ऋतु में उद्मंथ का सेवन वर्जित है। कम से कम अगर आप श्लोक भी पढ़ के याद रखे होंगे या श्लोक कभी आपने देखा है या लिखा भी होगा तो आपके दिमाग में ये चीज़ अगर होगी तो आंसर आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप सही करके ही आओगे, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट क्या है, श्लोक देख करके भागते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन सारा जो अर्थ है वो श्लोक के अंदर ही है। अगर श्लोक याद कर लिए, सूत्र याद कर लिए तो फिर क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं, करके ही आओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चरकोक्त पंच प्राश्रितिकी पेया, पंच प्राश्रितिकी पेया के घटक द्रव्यों में कौन सा नहीं है? तो इसमें दुग्ध नहीं है, ठीक है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। चरक संहिता में पेय एक सुपाच्य और रोगियों को दिया जाने वाला आहार का प्रकार है। पेय न कह के हम पेया कह सकते हैं। ये किसमें मेंशन है? भेषज कल्पना में पेया आपको बताया भी गया है, पेया विलेपी, ठीक है, ये किस तरह से बनाया जाता है, उसके निर्माण की विधि भी बताई गई है। तो पेया क्या है? एक सुपाच्य और रोगियों को दिया जाने वाला आहार का प्रकार है, जिसे विशेष रूप से सुपाच्य और बलदायक बनाने के लिए 5 प्रकार के द्रव्यों को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? पंच प्राश्रितिकी पेया कहते हैं। अब प्राश्रितिकी, प्राश्रित या प्रसृति भी कहा जाता है। प्रसृति एक तरह से मात्रा है, प्रसृति क्या है? मात्रा है। जैसे आपको दिनचर्या में बताया गया है ना कि उषा जलपान करना है, तो उषा जलपान में कितनी प्रसृति मात्रा जल की बताई गई है पीने के लिए, वो आपको स्वास्थ्यविद के अंतर्गत बताया गया। तो अगर आप देखें तो पंचद्रव्य घटक कौन कौन से हैं? घृत, तैल, मज्जा, वसा और मांसरस। ये 5 चीजें जो हैं ये पंच प्राश्रितिकी पेया में मिलाई जाती हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो इन 5 में प्रत्येक एक प्राश्रिति मात्र लगभग 48 ml, अगर लिक्विड को मेजर करेंगे तो 48 मिलीलीटर ही होगा, 48 ml में लिया जाता है, इसलिए इसे पंच प्राश्रितिकी कहा जाता है। पंच प्राश्रितिकी क्यों कहा जा रहा है? समझ में आ रहा है ना? एक प्रसृति बराबर कितना? 48 ml। कितना हो रहा है? 48 ml। इसलिए यहाँ पे कहा गया पंच प्राश्रितिकी पेया, यानी कि 5 चीजों से मिला करके बनने वाली पेया जो है, जिनकी मात्रा प्रत्येक 5 की मात्रा जो है 48 ml होनी चाहिए। मतलब हर एक जो है 48 ml का होना चाहिए, हर एक की मात्रा 48 ml होनी चाहिए, तब ये 5 मिलेगा, तब इसे हम कहेंगे पंच प्राश्रितिकी पेया। अरे समझ में? जिसमें दुग्ध नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा, दुग्ध। समझ में आया? अगला, अब इससे क्या हो रहा होगा ना, जब पेपर सॉल्व हो रहा है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो सोच के आ रहे होंगे कि अरे हम तो पूरा जो मेरा पेपर था 450 नंबर का था, और 450 नंबर यानी कि 150 क्वेश्चन आपके थे। टोटल आपके क्वेश्चन कितने थे? 150 क्वेश्चन थे, 150 थे। हर क्वेश्चन का मार्क 3 नंबर का है, ठीक है। गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, ठीक। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 450 नंबर का है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पेपर करके आते हैं और वो सोचने लगते हैं अरे 450 नंबर में हम तो 400 नंबर पा ही जाएंगे। लेकिन जब पेपर सॉल्व होता है ना, जब आंसर की आती है, तो फिर धीरे धीरे आपका जो सपना है वो टूटने लगता है। इसलिए टूटने लगता है क्योंकि आप पूरे ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे पेपर देने, पढ़े कुछ नहीं थे, बस रट्टा मार के गए थे और यूट्यूब चैनलों से देख करके बहुत सारे मॉक क्वेश्चन करके गए थे। क्लास आपने ली नहीं, अच्छे से क्लास लेकर के तैयारी की नहीं, और डिटेल में सारी चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो एक दिन का काम नहीं है कि आप जा करके सेलेक्ट हो जाओगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो वही हम बार बार समझाते हैं कि अगर आपको डिटेल क्लासेस अटेंड करनी है तो सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। मॉक क्वेश्चन के पीछे भागना, जो आप भाग रहे हो ना, उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। तो आप सपने कुछ और देखते हो, काम कुछ और करते हो, तो कैसे सेलेक्ट होगे? सपने अगर देख रहे हैं तो उसको पाने के लिए आपको उस डायरेक्शन में मेहनत करना पड़ेगा, और कुछ बात हमारी भी माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम आपको उसी तरह से
सारी चीज़ें बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं ना है। आप अगर सही तरीके से मेरी बात अगर सुनते हो और उसको फॉलो करते हो, डेली रूटीन में लाते हो उस चीज़ को, तो सिलेक्शन पक्का है। तो गर्भ का स्वरूप क्या है? कलल, घन और सर्वांगवयव। तो यानी कि प्रथम मास में गर्भ कलल होता है, द्वितीय मास में घन होता है और तृतीय मास में सर्वांग वयव होता है। यानी कि पहले महीने में चरक कहते हैं कि गर्भ जो है कलल स्वरूप होता है, दूसरे महीने में घन स्वरूप होता है और तीसरे महीने में सर्वांग वयव यानी कि सभी अंग अवयव जो हैं विकसित हो रहे होते हैं, ऐसा चरक कहते हैं। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। फर्स्ट मंथ में यानी कि प्रथम मास में कलल यानी कि जो गर्भ है वो तरल रूप में होता है, सेकेंड मंथ में घन यानी कि ठोस रूप हो जाता है और थर्ड मंथ में यानी कि सर्वांग वयव यानी कि सभी अंगों का निर्माण जो है आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी दो वाक्य हैं, दो सेंटेंस हैं, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। पहला वाक्य कह रहा है चतुर्थ मास में गर्भ में स्थिरता उत्पन्न होती है, ठीक है, और दूसरा वाक्य कह रहा है चतुर्थ मास में गर्भिणी का शरीर अधिक भारी प्रतीत होता है। ठीक है, वहां पे अगर स्पष्टीकरण देखा जाए वाक्यों के हिसाब से तो दिया है चतुर्थ मास में गर्भ में स्थिरता उत्पन्न होती है, तो कथन ये क्या है? सही है। अगर आधार देखें तो आचार्य चरक के अनुसार चतुर्थ मास में हृदय का गठन पूर्ण रूप से होता है, जिससे चेतना, मन और स्थिरता का संचार होता है। यह गर्भ के स्थिरीकरण का प्रमुख काल माना जाता है। तो यानी कि वाक्य एक जो है सही है, वाक्य दो चतुर्थ मास में गर्भिणी का शरीर अधिक भारी प्रतीत होता है, यह भी कथन सही है। आधार अगर देखा जाए तो इसका आधार क्या है? इस समय पर गर्भ में अंगों का निर्माण हो चुका होता है तथा भ्रूण की वृद्धि के कारण मां को शरीर में भारीपन, थकावट व आलस्य की अनुभूति होती है या आलस्य का अनुभव होता है। तो अगर देखा जाए तो दोनों कथन सही हैं और दोनों कथनों का स्पष्टीकरण भी दिया गया है। चरक, आचार्य चरक ने ही स्पष्टीकरण में जो चीजें बताई यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है, जिसमें कहा गया है दोनों वाक्य सही है, यानी कि दोनों अगर सही है तो ऑप्शन डी आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे देखिए मिलान करने वाली बात आ रही है। मिलान कीजिए, दो कॉलम दिए हैं, एक में लोकसार भाव है और एक में पुरुषगत भाव है। लोकसार भाव, पुरुषगत भाव यानी कि जो शरीर में जो चीजें हैं, और लोकसार भाव यानी कि जो संसार में जो चीजें हैं। तो पृथ्वी, वायु और आप्य, आप्य किसे कहा गया है? जल को। आपके क्वेश्चन पेपर में बस आप लिख दिया है जो कि गलत है, आप नहीं होगा, आप्य होगा। ठीक है, पृथ्वी यहाँ पे हमने सही, आपको यहाँ पे सही सीरीज में करके दिया हुआ है। पृथ्वी मूर्ति, कायिक दृढ़ता, वायु प्राण, जीवन शक्ति, आप्य क्लेद। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए सही होगा। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। पृथ्वी मूर्ति, स्थूलता, दृढ़ शरीर। अब देखिए पुरुषगत भाव यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, तो पंच महाभूतों में अगर कहा जाए तो आप बताइए कि आपके शरीर में पृथ्वी कहाँ पे है? तो पृथ्वी कहाँ पे है? मतलब हमारे शरीर में जो दृढ़ता है, जो ठोस चीजें हैं, जो अस्थायित्व है, जो स्थिरता है, वो पृथ्वी का वाहक है। ठीक है, या मूर्ति स्थूलता का वाहक है। तो इसलिए पृथ्वी जो है पुरुषगत भाव मूर्ति होगा। वायु, यह जीवन, चेष्टा, गति और प्राण का कारक है। तो हम अगर सांस ले रहे हैं, हमारा हृदय अगर गति कर रही है, हमारी धमनियों में अगर रक्त संचार हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वायु है वो हमारे शरीर में प्राण या जीवन शक्ति को चला रही है। तो कहने का मतलब यह है पंच महाभूतों में जो पुरुषगत भाव है वो वायु का भाव जो है प्राण है। आप्य यानी कि जल, यह स्निग्धता, शीतलता और क्लेद शरीर का तरल भाग प्रदान करती है। मतलब कि अगर हमारे शरीर में जल है, रक्त है, कफ है या मेद है, मज्जा है, तो ये सारे जो स्निग्ध पदार्थ हैं, क्लेद पदार्थ हैं,
ये सारी चीज़ें किसके वजह से हैं? जल से हैं। तो पंच महाभूतों में जो आप्य है वो हमारे शरीर में क्या ला रहा है? हमारे शरीर में मृदुता लाता है, स्निग्धता लाता है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि शीतलता, स्निग्धता, ये सारी चीज़ें किसके वजह से आ रही हैं? जल के वजह से आ रही हैं। तो लोकसार भाव और पुरुषगत भाव को हम इसी तरीके से मिलाएंगे। ऑप्शन ए जो है सही होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आहार परिणामक भाव नहीं है? तो उत्तर जाएगा आपका सी, वात। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य चरका अनुसार कितने अंगुल छोड़कर नाभिनाल छेदन किया जाता है? ये तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अभी 2024 में अभी आपने देखा होगा कि जो प्री एग्ज़ाम हुआ था स्टाफ नर्सों का, तो प्री एग्ज़ाम स्टाफ नर्स यूपी में जो स्टाफ नर्स का प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन जो है आया था कि चरका अनुसार कितने अंगुल छोड़कर नाभिनाल का छेदन किया जाता है? तो वो है 9 अंगुल, यानी कि 9 अंगुल। ऐसे इस हिसाब से अगर देख सकते हैं तो 4 4 8 अंगुल हो गया। एक ये 9 अंगुल छोड़ करके नाभिनाल का छेदन करना है, मतलब नाभिनाल को काटा जाता है, जो प्लेसेंटा है, अम्बिकल कॉर्ड जिसे हम कह रहे हैं। तो चरक संहिता यानी कि चरक शारीर स्थान के अनुसार अगर देखा जाए, जब शिशु का जन्म हो जाए तब नाभि से 9 अंगुल की दूरी पर नाल को बांधकर छेदन यानी कि काटना चाहिए। चरक संहिता शारीर स्थान 8/43 में उल्लेख है क्या? नाभेस्तु 9 सूत्रेण बंधेत ततो विच्छिन्ने नाल छेद कार्य, यानी कि चरक संहिता के शारीर स्थान 8/43 में मेंशन है कि नाभि नाल को 9 अंगुल दूरी पर क्या लिखा हुआ है? सूत्रेण, यानी कि धागे से बांधकर, ततो विच्छिन्ने नाल छेद कार्य, मतलब नाभि से 9 अंगुल दूर पर नाल को सूत्र से बांधकर उसके बाद छेदन करना चाहिए। ठीक है, आधुनिक में अब ऐसा कुछ नहीं है, अंगुल की सहायता नहीं की जाती, फिर भी जो डॉक्टर होते हैं वो अपने हिसाब से उसका छेदन कर देते हैं, क्लिप लगा करके वहाँ से छेदन कर दिया जाता है। सूत्र से बांधने की बात जो कही गई है इस समय लागू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, आचार्य चरक के अनुसार बस्ती नेत्र, बस्ती नेत्र क्या है? मतलब नेत्रों की बस्ती करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बस्ती क्या है? एनेमा। एनेमा आपने सुना है ना, एनीमा दिया जाता है। तो एनीमा वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो आँख में भी एनीमा यहाँ पे आयुर्वेद में दिया जा रहा है। तो जो बस्ती नेत्र है उसके कितने दोष होते हैं? तो उसके 8 दोष हैं। 8 दोष कौन कौन से हैं? ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे स्पष्टीकरण हम बता रहे हैं बस आपको। चरक संहिता सिद्धि स्थान 1/36 के अनुसार अगर देखा जाए तो नेत्र दोषा अष्टोप्रोक्ता, इस श्लोक में 8 प्रकार के नेत्र दोषों का वर्णन मिलता है। ठीक है, जिसमें अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति कठिन, अति कृश, तीक्ष्णाग्र, मृद्वग्र, विकृत और छिन्न, ये 8 दोष बताए गए वस्ती नेत्र के। यानी कि जिस यंत्र से नेत्र की वस्ती की जाती है उसमें 8 प्रकार की कमियां होती हैं, जिसमें अति दीर्घ वो अति बड़ा होता है, अति ह्रस्व मतलब कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा छोटा भी हो जाए, अति कठिन बहुत ज़्यादा कठोर होता है, अति कृश बहुत पतला, तीक्ष्णाग्र का मतलब होता है उसके आगे का हिस्सा जो होता है बहुत शार्प होता है, बहुत नुकीला कह सकते हैं। और मृदुग्र कहने का मतलब क्या है कि आगे का हिस्सा जो है बहुत मुलायम, विकृत नुकसान पहुंचाने वाला, छिन्न मतलब कि एक खराब शेप का भी हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बसंत ऋतु में अनुवासन बस्ती किस समय देने का विधान है? अनुवासन बस्ती जो है बसंत ऋतु में कब दिया जाता है? तो वो दिया जाता है प्रातः काल में। स्पष्टीकरण हम देख सकते हैं, मेंशन है ये अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान 13/25 में क्या कहा गया है? ऋतु काल अनुसारम बस्ते कालम विधीयते वसंते प्रातरेवास्यम बस्तिम दद्धाद्विषेतः। मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वसंत ऋतु में बस्ती यानी कि विशेषता अनुवासन प्रातः काल में ही देना उचित है। तो आंसर आपका डी सही होगा। ठीक है, तो जिसने डी सही किया होगा उसको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, द्रव्य प्रधान, गुण प्रधान, वीर्य प्रधान किस सिद्धांत के उदाहरण हैं? ये उदाहरण हैं अधिकरण के, और इसका भी स्पष्टीकरण हम देखेंगे। क्या है स्पष्टीकरण?
स्पष्टीकरण है कि आयुर्वेद में जब कोई विषय किसी अन्य के आधार पर तय होता है, जैसे कि द्रव्य, गुण या वीर्य को प्रधान मानकर विचार किया जाए, तो यह अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। तो अधिकरण सिद्धांत क्या है, ये आपको समझ में आया। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, द्रव्य प्रधान चिकित्सा, गुण प्रधान दृष्टिकोण और वीर्य प्रधान औषध प्रयोग। आधुनिक में अगर देखें तो सब्सटेंस इज प्राइमरी और क्वालिटी इज प्राइमरी और पोटेंसी इज सेंट्रल। ये आपके 3 प्रधान चिकित्सा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो द्रव्य प्रधान, गुण प्रधान और वीर्य प्रधान, तो ये इसके अंतर्गत अगर चिकित्सा हो रही है तो वो अधिकरण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आचार्य चरक के अनुसार रक्त वह स्त्रोतस का मूल क्या है। ये अगला क्वेश्चन जो है किससे है, शारीर से ही हम कह सकते हैं, शारीर कहिए या शरीर रचना और क्रिया विज्ञान के लिए। वैसे तो आपका दोनों विषय था ना, शरीर और शरीर रचना क्रिया विज्ञान दोनों था, तो उसी से प्रश्न जो है, आचार्य चरक के अनुसार रक्तवह स्त्रोतस का मूल क्या है। तो रक्तवह स्त्रोतस का मूल क्या है, ऑप्शन सी सही होगा, यकृत और प्लीहा। स्पष्टीकरण अगर देखें तो चरक संहिता के सूत्र स्थान 30/14 के अनुसार रक्तवह स्त्रोतसाम मूलम यकृत च प्लीहा च, यानी कि रक्तवह स्त्रोतस का मूल यकृत और प्लीहा माने गए हैं। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर के आयुर्वेद के पोर्शन से जितने क्वेश्चन थे उनका पूरी तरह से सॉल्यूशन आप सभी को दे दिया गया है। अब आप ये डिसाइड करोगे आप क्या करके आए हो और कितना मार्क आपको मिल रहा है। जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं फुल्ली एनालाइज करके उसके आंसर आप सभी को दिए गए हैं। आप अपने क्वेश्चन पेपर को लीजिए, वीडियो को फिर से आप स्टार्ट से आप देख सकते हो, कई बार आप क्लास को देखिए और उसके बाद से अपने क्वेश्चन पेपर में जो भी आपने किया होगा उसके आंसर को मिलाइए और फिर निश्चित कीजिए कि आपके कितने मार्क बन रहे हैं। अब आपके जितने मार्क बन रहे होंगे, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट में अपना मार्क जो है आप जरूर लिखिए, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि कट ऑफ में आप मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, तो ये डिसाइड हो पाए। ठीक है, तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे हमारे सोशल अकाउंट्स के लिंक हैं, वहाँ से आप लिंक को क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हो, ताकि सारी चीज़ें जो भी भर्तियाँ आती हैं उससे आप अप टू डेट रहें। जो भी चीज़ें आप सभी के एग्ज़ाम से रिलेटेड आ रहे हैं वो आपको जो भी नोटिस है वो वहाँ पे आपको दी जाती हैं। तो आप हमारे सोशल अकाउंट से जुड़ जाइए। और वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने गए थे, अभी तक आंसर की का वेट कर रहे हैं, तो वहाँ तक वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वहाँ तक पहुँचा दीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।